बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदालत से मैं हूं कंबर जैदी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ये इतना मोटा रिप्लाई जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो जमा कराया है और उसमें उन पर जो 10 इल्ज़ामात लगाए गए थे हमने वो सम अप कर लिए हैं। टेबल उनका बना हुआ है, आपको बताते हैं कि उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उन्होंने उसका क्या जवाबात दिए हैं, ये जवाबात मेरिट पे उतरते हैं या नहीं, क्या ये कार्रवाई महज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को निशाना बनाकर की जा रही है या वाकई इसमें वो कसूरवार हैं। और साथ आपको ये भी बताएंगे आज के व्लॉग में कि जो लोग ये कह रहे थे कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा आ जाएगा, इस्तीफ़ा तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने डट के 10 इल्ज़ामात के जवाबात दिए हैं। सवालात क्या हैं, जवाबात क्या हैं, आपके सामने रख देंगे, आप खुद डिसाइड करें और अपनी जो है राय हमें कमेंट्स में दें कि वाकई इस जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी है इनके खिलाफ रेफरेंस बनता है, इनको फारिग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इल्ज़ाम नंबर 1 जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि वो अप्रोचेबल हैं, वो जो है केसेस फिक्स करते हैं और उन केसेस में रिलीफ फराम करते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ग़ुलाम महमूद डोगर केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा था, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन भी थे, उसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से एक कॉल रिकॉर्ड जो है जिसमें जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, आबिद ज़ुबैरी हैं, इनके दरमियान की गुफ्तगू जो है वो उसको इल्ज़ाम के तौर पर लगाया गया कि वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने परवेज़ इलाही के कहने पर और आबिद ज़ुबैरी के साथ मिलकर ये केस फिक्स किया और उनको रिलीफ दिया। और इस केस में पंजाब इंतखाबात के हवाले से एक नोट लिखा गया था जस्टिस उमर अता बंदयाल को, जिस पर फिर पंजाब इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस ने टेकअप किया था। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है इसके जवाब में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी कहते हैं कि ये एक बेसलेस इल्ज़ाम है। इसकी वजूहात क्या है कि आप जिन ऑडियो कॉल्स पर रिलाई कर रहे हैं, पहले तो उन ऑडियो कॉल्स की जेन्युइननेस पर सवालात उठते हैं, क्या वो वाकई जेन्युइन थी, फिर उन ऑडियो कॉल्स का सोर्स कौन सा है, किस ज़रिए से वो हमारे सामने आई, और फिर आपने तो इंक्वायरी कमीशन इस पर बना दिया था, उस इंक्वायरी कमीशन ने तो इस पर कोई रिपोर्ट नहीं दी। तो सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लीगली बात होगी तो वेरासिटी ऑफ द कंटेंट, यानी वो कितना जेन्युइन कंटेंट है, इस पर बात होगी। तो लिहाजा आपका ये इल्ज़ाम तो यहीं पर ही ख़त्म हो गया। फिर दूसरी बात लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेंचेस बनाते हैं। तो ये तो डायरेक्ट इंडाइटमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ामात हैं कि अगर जज यहाँ के फिक्स होते हैं, यहाँ के पे जज फिक्स होके केस लगाए जाते हैं, तो बेंच तो मैंने नहीं बनाया, चीफ जस्टिस ने बनाया था। और ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो बेंच बनाते हैं, बेंच फिक्स होते हैं और उनके डिसीजन में रिलीफ मिलता है। फिर उन्होंने तीसरी बात की कि ये मेरे अकेले का ऑर्डर तो नहीं है, ये तो 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर था, तो आप मेरे साथ दीगर 2 जजेस जो हैं उनको भी साथ मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उन्होंने भी गेम जो है फिक्स करके, गेम प्लान करके रिलीफ दिया। तो ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पहले एलिगेशन का जवाब दिया है, जो कि काफ़ी हद तक दुरुस्त है, सेन मालूम होता है कि रैशनैलिटी पे पूरा उतर रहा है। दूसरा एलिगेशन क्या है? दूसरा एलिगेशन है कि इन्होंने जस्टिस नकवी एक्वायर्ड बेरिंग 100 जॉन्स पार्क में जो है इन्होंने 1983 जो है स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट लिया, जो कि चौधरी मोहम्मद शहबाज सन ऑफ अल्लाह दिता से लिया गया। इसके हवाले से जो इल्ज़ाम है वो ये है कि इसकी जो इन्होंने जो वैल्यू है वो 10 करोड़ में इन्होंने ख़रीदा, जबकि मार्केट वैल्यू इसकी 50 करोड़ थी। और इनके पास इतने ही डिड नॉट हैव सफिशेंट इनकम और टैक्स पेड डिक्लेयर्ड मनी टू जस्टिफाई द परचेज, के इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ना उन्होंने वो जस्टिफाई किया कि वो जो टैक्स में कि ये परचेज कर सकते हैं, और इतने पैसे भी नहीं थे कि ये ख़रीद सकें, तो इन्होंने कहाँ से ख़रीदा। इसका उन्होंने जवाब क्या दिया? इट इज़ सबमिटेड दैट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड मेयर ऑन स्पेकुलेशन, कि हम क्या सराइयों पे किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर सकते। द ओनली यार्डस्टिक इज़ डीसी वैल्यूएशन, जो डिप्टी कमिश्नर की वैल्यूएशन है जो कि हर जगह पे मौजूद होती है, उसके मुताबिक जो है वो आप वैल्यू निकालें कि उस ज़मीन की उस टाइम वैल्यू की थी क्या थी। डीसी रेट पे अगर वो 10 करोड़ का था तो मैंने 10 करोड़ का लिया हुआ है, अगर आप देख लें उस पर क्या बनता था। और अगर ओरिजिनल आप कह रहे हैं कि इस पर 50 करोड़ है कि वो उस टाइम मार्केट वैल्यू, तो 50 करोड़ के हमारे पास यार्ड स्टिक क्या है कि उतनी मार्केट वैल्यू है या नहीं, ऐसी कोई यार्ड स्टिक नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल
के पास कोई अथॉरिटी नहीं है अंडर लॉ कि वो किस तरह से एक प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमिन करेगा एक्सेप्ट द डीसी रेट। इट हैज़ ऑल्सो नो अथॉरिटी टू क्वेश्चन अ रजिस्टर्ड सेल डीड, कि मेरे पास एक रजिस्टर्ड सेल डीड है जिसमें 10 करोड़ का मैंने ये घर लिया है, तो आप इस पर क्यों क्वेश्चन करें। फिर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है नाज़रीन, और वो फिर ये कहते हैं कि जब इनकम टैक्स फर्दर नो प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय FBR, मेरे खिलाफ जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की और कोई और एनी मिस डिक्लेरेशन इन द इनकम टैक्स रिटर्न्स और द वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ द पेटिशनर, जब FBR को तकलीफ नहीं है, FBR ने कुछ नहीं किया, तो ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है मेरे खिलाफ ये बेबुनियाद है। क्योंकि अगर मैंने कोई गड़बड़ की होती या मेरे बिहाफ पे कोई वो होता तो FBR की जानिब से मुझे नोटिस आ जाता। और यही नाज़रीन उन्होंने इसमें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के उस फैसले का भी हवाला दिया है जिसमें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स के, किसी पाकिस्तान के शहरी के इल्लीगली ऑब्टेन किए जाते हैं उसके वेल्थ टैक्स रिटर्न्स, तो ये कानूनन जुर्म है। और उन्होंने कहा है कि मैं भी पाकिस्तान का एक शहरी हूँ और मेरे ये वेल्थ टैक्स किस तरह से मियाँ दाऊद जो पेटिशनर है उनके हाथ लगे, ये एक सरेहान जुर्म है जो कि उनके बिहाफ पे किया गया। तो इनकी जानिब से जो है टैक्स फाइल जो किए गए हैं उसकी डिटेल्स अपनी दी गई हैं, वेल्थ स्टेटमेंट की डिटेल दी गई है कि वो उन्होंने किस तरह किया। फिर इसमें एक इल्ज़ाम था कि उन्होंने 3 दफ़ा अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसको चेंज किया। वो उसको किस तरह से एड्रेस करते हैं कि मैंने वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज इस वजह से की कि मेरी गुलबर्ग की प्रॉपर्टी जो 72 मिलियन की थी वो क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से 60 मिलियन लिख दी गई थी, इस वजह से मैंने रिवाइज़ की। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी दफ़ा मैंने रिवाइज़ इस वजह से की कि मेरे इन जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो कम हो गए थे। तीसरी दफ़ा उन्होंने रिवाइज़ इस वजह से की कि उन्होंने होंडा और टोयोटा कार्स जो ली हुई थी वो बिक गई थी, इस वजह से जो है उनको डिलीट कराना पड़ा टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू। उन्होंने कहा कि इस तमाम मामले में मेरी इनकम नहीं बढ़ी, क्योंकि जो मैं अपनी रिवाइज़ करके ये सब जस्टिफाई करूंगा कि मैंने ये प्लॉट जो है इनकम मेरी बढ़ गई है, तो इसलिए ये मैंने प्लॉट एक्वायर किया है। तो ये जो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से दूसरे इल्ज़ाम का जवाब दिया गया है। फिर तीसरा इल्ज़ाम नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक केस सुना था जो कि सेंट जॉन्स पार्क में लाहौर में एक प्लॉट के हवाले से था डॉक्टर बिस्मा वारिसी का, हु डाइज इन द ईयर ऑफ 2020 में उनकी डेथ हो गई थी और उनके हस्बैंड और 3 बच्चे थे और ये लीगल हेयर केस था। तो इस पर इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जब जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उन्होंने ये प्लॉट एक्वायर किया है जो कि सेंट जॉन्स पार्क में है, इसमें 2 लीगल हेयर्स जो हैं जो कि उस टाइम पे माइनर थे वो डिक्लेयर नहीं किए गए। और जब वो माइनर को डिक्लेयर ना करें तो इसका मतलब ये है कि ये थ्रू इल्लीगल मींस ये प्लॉट जो है वो एक्वायर किया गया है। और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि इनका एक पहले केस चल रहा था जो कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जिसका फ़ैसला दिया था 2012 में, और उसके बाद ये प्लॉट जब ख़रीदा है तो इनकी उस टाइम से नज़र थी तब ये प्लॉट ख़रीदा है, जिसका जवाब वो ये कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्री कॉन्टेक्स्ट निगोशिएशन ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट टू सेल द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, कि जब ये तमाम कुछ हो रहा था तो हमने सारा रिकॉर्ड चेक किया, नादरा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, बट किसी माइनर का नादरा के रिकॉर्ड में शो नहीं हो रहा था कि उनके 2 माइनर्स भी हैं, यानी 2 बच्चे भी मौजूद हैं जो कि नाबालिग हैं, उनका रिकॉर्ड नादरा में शो नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं द पेटिशनर्स वाज नॉट अवेयर ऑफ द लीगल हेयर्स ऑफ डॉक्टर बिस्मा वारसी, द फैक्ट केम टू द नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द मीटिंग। मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग से ये पता लगा कि 2 जो वर्सा हैं वो और भी हैं, और उन्होंने कहा कि अगर उनके वर्सा मौजूद भी हैं तो ये उनका मामला नहीं है, अभी भी इसका कानूनी फोरम मौजूद है, अगर वर्सा मौजूद हैं तो वो इसके ख़िलाफ़ उनकी गलती नहीं है कि उन वर्सा जो है ज़ाहिर नहीं हुए, ये बेसिकली जिनसे लिया है उनकी गलती है कि उन्होंने ये ज़ाहिर नहीं किए। और अगर अभी भी उन्होंने कहा द पेटिशनर्स परचेज द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डिक्लेयर्ड एंड डिस्क्लोज्ड लीगल हेयर्स ऑफ डॉक्टर बिस्मा वारसी, इफ़ एनी लीगल हेयर्स हैज़ एनी ग्रीवियंस, यानी किसी को कोई इशू भी है तो ही और शी हैज़ एडवोकेट लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल अंडर द लॉ, तो कानून उनको रेमेडी देता है, वो जाके केस करें और उसमें जो उनको रेमेडी होगी वो अवेल कर लें। लेकिन ये एक तरह से, और उन्होंने कहा है कि जब मैंने ये 2012 में केस सुना था
तो वो बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं था, वो क्रिमिनल मैटर था। और ये जो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने 2012 में केस सुना, फिर मैंने वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली, उसमें लीगल हेयर्स को कम थे, डिक्लेयर नहीं किया गया, तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक इल्ज़ाम है जिसमें हमें थोड़ा सा सब्सटेंस नज़र आ रहा है, और इसका जवाब जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है देखेगी कि इस इल्ज़ाम को वो किस तरह से देखते हैं। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर की इस बात में भी दम है कि वो अगर ये कह रहे हैं कि कानूनन लीगल रेमेडी मौजूद है और नादरा में उन बच्चों का रिकॉर्ड नहीं था, तो ये देखना पड़ेगा वाकई उन बच्चों का रिकॉर्ड था या नहीं था। फिर चौथा एलिगेशन कौन सा है, 1 कमर्शियल प्लॉट मयरिंग 100 स्क्वायर यार्ड एंड 1 रेजिडेंशियल प्लॉट, जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बेटे सैयद तसद्दुक मुर्तज़ा का है, उनका लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में है, वो इन्होंने कहाँ से लिया है। तो वो कहते हैं कि मेरा इसमें क्या कसूर है, मेरा बेटा एक प्रोफेशनल लॉयर है, वो स्मार्ट सिटी पे कंसल्टेंसी सर्विस देता है, इसके बदले में अगर उन्होंने उसको प्लॉट दे दिया तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ताहिर अली अकबर नकवी पर छठा इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो प्लॉट परचेज किए हैं वो इलीगली किए हैं और विदाउट सफिशेंट इनकम टैक्स पेड और डिक्लेयर्ड मनी किए हैं। और इसके जवाब में वो कहते हैं कि मैं मेंबर हूँ सुप्रीम कोर्ट जो हाउसिंग फाउंडेशन का, जैसे दूसरे जजेस मेंबर हैं, हाई कोर्ट के जजेस मेंबर हैं, इसमें बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग के जो है कंप्यूटराइज बैलेटिंग होती है, इस कंप्यूटराइज बैलेटिंग के थ्रू मेरे पास ये प्लॉट आए हैं और उनमें से मैं प्लॉट की किस्तें अदा कर रहा हूँ, अभी तो पूरी किस्तें भी नहीं हुई हैं। फिर सातवां इल्ज़ाम जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पे ये है कि एलाइट प्लाज़ा जो कि सिविल लाइंस गुजरोंवाला में है वो आप ओन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं ना उसे ओन करता हूँ ना ही मैं डिक्लेयर करना के पाबंद हूँ, जब मैं ओन ही नहीं करता, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर आठवां इल्ज़ाम जो है उन पर ये लगाया गया है कि आपने जो है वो प्रॉपर्टीज़ बनाई और इसके साथ जो है आपने सेंट जॉन्स पार्क के प्लॉट की कंस्ट्रक्शन की और आपकी इतनी इनकम नहीं थी, ना सेविंग्स थी, जो कि एक एविडेंस है करप्शन का, जिसके इल्ज़ाम में वो कहते हैं कि द पिटिशनर्स ऑब्टेन्ड, यानी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 30 मिलियन यानी 3 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि उनका प्लॉट है लाहौर में, और उसकी अमाउंट वो अभी तक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी किस्तें भी अभी तक दे रहे हैं। तो लिहाजा ये कैसे हो गया कि आप कह रहे हैं कि करप्शन का चार्ज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी लगा रही है, तो वो अपने इख्तियार से तजावुज़ करी और ऐसी जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फिर नौवां इल्ज़ाम क्या है, नौवां इल्ज़ाम ये है इन पर जी कि जस्टिस नकवी के बेटे ने जो मार्केट वैल्यू है इससे कम पे जो है चीज़ ख़रीदी है, इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड में एक दुकान रेंट पे ली है और उसका जो है जस्टिस नकवी ने अपना इन्फ्लुएंस उसमें यूज़ किया है। तो वो कहते हैं कि जो मेरा बेटा है वो इंडिपेंडेंट है, अडल्ट है, मेरे पर किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है और ये उससे पूछ लिया जाए कि उसने कैसे किया है। बल्कि इन्होंने इसका यहाँ पर डिटेल आंसर भी दिया है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको इस वजह से नहीं बता रहा। फिर 10वां इल्ज़ाम क्या है इन पे, जस्टिस नकवी मिस यूज हिज ऑफिस टू प्रिवेल अपॉन द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सच एज नेशनल हाईवे अथॉरिटी टू अपॉइंट हिज सन एज लीगल एडवाइज़र, कि उन्होंने अपनी पोस्ट को यूज़ करके अपने बेटे को लीगल एडवाइज़र लगाया। इन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेसलेस है। इसकी वजह यह है कि नो मटीरियल हैज़ बीन ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड इन सपोर्ट ऑफ दिस एलिगेशन, कि आप इसके जो इल्ज़ाम है इसके बेसिस पे क्या सबूत लाए हैं कि मैंने जो है वो अपने बेटे को अपना असर रसूख इस्तेमाल करके लगाया। मेरा बेटा एक काबिल प्रैक्टिशनर है, बाहर से पढ़ के आया हुआ है, प्रैक्टिशनर्स हैं और बाहर से पढ़ के आया हुआ है और उसने अपनी काबिलियत पे वहाँ पे जो है सर्विसेज ली हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो 10 इल्ज़ामात हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर लगाए गए थे, इनके जवाबात जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दे दिए हैं। बज़ाहिर कहा जा रहा था कि जस्टिस मुज़ाहिर इस केस को फाइट नहीं करेंगे और उनका इस्तीफ़ा आ जाएगा क्योंकि उन्होंने जो वेल्थ बनाई है वो इलीगल मीन से बनाई है। लेकिन ये जो जवाबात हैं ये पढ़ के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी इस केस को फ़ाइट करेंगे और फ़ाइट करने के हवाले से उन्होंने जितने जवाबात दिए हैं, एक आम इंसान की समझ में वो बात आती है कि जो जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए उसके क्या जवाबात उन्होंने दिए, किस तरह से उन्होंने इसको प्रूव करने की कोशिश की। और उन्होंने अपने वकील जो है मखदूम अली ख़ान जिन्होंने उनका ये जवाब भी ड्राफ्ट किया है और अब उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा की है कि उनके ख़िलाफ़ ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। आप ओपन कोर्ट में इसकी ट्रायल करें, इनका एहतसाब हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो और
आप बंद कमरे में ये कार्रवाई ना करें, और मेरे ख़िलाफ़ अगर ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं तो मुझे इस तमाम एलिगेशन से बरी करार दिया जाए, बरी-उज़्ज़िम्मा करार दिया जाए। तो ये वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का 10 इल्ज़ामात थे और ये उनके जवाबात थे जो हमने आप तक पहुँचाए हैं। काफ़ी मोटा था इसलिए लेट व्लॉग कर रहा हूँ आज। पढ़ने में टाइम लग गया, सम अप करने में टाइम लग गया, समझने में टाइम लग गया। इंशाल्लाह कुछ मज़ीद व्लॉग आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।